नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं हमारे गुरुदेव सुनील वशिष्ठ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आज हम आपसे पूछने वाले हैं भाग्य भाव के बारे में। तो हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है ये भाग्य भाव, क्या है इसका जीवन पे असर। दीपिका, भाग्य और कर्म हमारे जीवन के दो बहुत बड़े पहलू हैं। और आज तक इस बात में विवाद भी है और अंतर्द्वंद भी है, या आप ऐसे समझ सकते हो, ये संसार दो तरह के लोगों के बीच में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि कर्म ही मेन है, भाग्य का कोई लेना देना नहीं। दूसरे लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, कर्म से भी बड़ा भाग्य है। जी। अब ये विषय आत्म मंथन का है, पर मेरा ये मानना है ये विषय अनुभव का है। और जीवन में हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं। किसी को ऐसा फील होगा कि भाग्य ही सबसे बड़ी चीज है, और किसी को लगेगा कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। पर ज्योतिष में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि जीवन में यदि राइज करना है तो हमें कर्म और भाग्य दोनों को ही साथ लेकर के चलना होगा। कर्म का फायदा जब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक उसमें भाग्य रूपी शक्ति नहीं जुड़ेगी। मैं यहां पर लॉजिक नहीं देना चाहता कि कौन कितनी मेहनत करता है। इस संसार में देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर उनके भाग्य भाव के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि उन्हें जीवन में हर प्रकार का सुख, सामर्थ्य और शक्ति दे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यदि एक ज्योतिषाचार्य के पास कोई व्यक्ति कुंडली लेकर के आता है और वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, और परेशान ये है इस वास्ते है कि उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसको अपनी जिम्मेवारियां निभाने में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, तो ऐसे में एक ज्योतिषाचार्य को क्या करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को अनुभव हो कि वो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ रखता है, जितना सामर्थ्य रखता है, जितना श्रेष्ठ कर्म करता है, उसके बावजूद वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसको पहुंचना चाहिए था, तो ऐसे में सर्वप्रथम उसे कुंडली में भाग्य भाव का अध्ययन करना चाहिए। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भाग्य भाव होता है जो नवम भाव है। नवम भाव का अध्ययन किस तरह से करें? सबसे पहले तो वहां पर आपको देखना होगा कि कौन सी राशि वहां पर फॉल कर रही है, यानी कि कौन सी राशि वहां पर है उस भाव में। अच्छा। दूसरा, उस राशि का स्वामी कुंडली के किस भाव में विराजमान है। तीसरा, कि उस भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। चौथा, भाग्य भाव का कारक ग्रह जो कि हमेशा ही और सभी का ही गुरु ग्रह रहता है। भाग्य का कारक ग्रह गुरु है, यानी कि कुंडली में गुरु ग्रह की क्या स्थिति है, और आपको इन दो ग्रहों की, दो ग्रहों का मतलब नवमेश यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और गुरु, दोनों ग्रहों का अध्ययन लगन कुंडली में तो करना ही करना है, साथ में नवमांश कुंडली में भी दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना है।
दोनों ग्रहों का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे जीवन में भाग्य हमें सहायता देता है कि नहीं देता है। इस संसार में 60 to 70% लोगों का भाग्य उस लेवल पर काम नहीं करता जैसी कि वो आशा करते। ऐसे में ज्योतिष में कुछ बेहतरीन सूत्र दिए होते हैं कि जिसकी मदद से हम कुछ हद तक अपने भाग्य में चेंज पैदा कर सकते हैं, चाहे वो रत्न धारण करके हो, चाहे वो मंत्र जाप से हो, या अपने कर्मों में सुधार पैदा करके हम अपने भाग्य के द्वारा जीवन में कुछ हद तक स्मूथनेस लेकर के आ सकते हैं। भाग्य के अंदर एक खासियत है, इसमें आपको दिमाग के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग से भाग्य नहीं बढ़ता है। दिमाग आपके लिए एक बहुत ही सहायक टूल है और जीवन में हमें बहुत आगे पहुंचाने में काफी हद तक इसका योगदान रहता है। पर जब भाग्य रूपे पहिया जीवन में ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ लेकर के जाता है हमें, तो आप देखते हैं इस संसार में कई बार कम ज्ञानी व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, उच्च पदों पर पहुंच जाता है। जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं कि वो हाईली इंटेलिजेंट आदमी हो या हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अपने भाग्य के दम पर जीवन के उच्चतम शिखरों पर भी पहुंच सकता है। तो हम फिर से ज्योतिष के सूत्रों पर आते हैं। सर्वप्रथम तो भाग्येश यानी कि भाग्य का मालिक ग्रह आपका कुंडली में मजबूत होना चाहिए। अब मजबूत कैसे होगा, तो उसको हमें समझना होगा। यदि भाग्येश कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में, कुंडली के लगन में यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो, कुंडली के 3रे भाव में बैठा हो, कुंडली के 5म भाव में बैठा हो, कुंडली के 7म भाव में बैठा हो, तो भाग्य पक्ष ऐसे लोगों का मजबूत होता है। पर यहां पर मैं एक शर्त साथ में जोड़ दूं, कभी कभी विद्यार्थी सूत्र को समझ लेते हैं पर कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि किसी ने देखा कि उसका भाग्येश जो मैंने स्थान बताए वहां पर बैठा हुआ है, पर फिर भी उसको पूरी राहत नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। वह ग्रह नीच राशि में ना हो, अस्त नहीं हो, पाप कर्तरी के अंदर ना हो। पाप कर्तरी का मतलब होता है उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड यानी उसके आगे के भाव और पीछे के भाव में कोई दो उसके शत्रु ग्रह ना बैठे हुए हों। साथ में नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह शक्ति के साथ विराजमान यानी अच्छे स्थान पर बैठा हो, वहां पर वो किसी कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो समस्या पैदा हो सकती है, वो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लाल किताब के सूत्र के अनुसार तो 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, हर भाव से 9वां भाव उस भाव की जड़ है। जैसे हर पौधे की अपनी एक जड़ होती है और जो खाद पानी जो दिया जाता है वो जड़ों में दिया जाता है, ऐसे ही यहां पर बुनियाद का कंसेप्ट है, नींव का कंसेप्ट है कि हर भाव से 9वां भाव
उस भाव की बुनियाद होता है, नींव होता है। नींव जितनी मजबूत होगी, बुनियाद जितनी मजबूत होगी, उतना ही ज्यादा भाव में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो नवम भाव जितना अच्छा होगा, या नवम भाव में जितना शुभ ग्रह बैठा होगा, वो पहले भाव को मजबूत बनाने का कार्य करेगा, पहले भाव को और ज्यादा सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करेगा। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया, जैसे मान लो राहु बैठ गया। अब सब जानते हैं कि ज्योतिष में लगन का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि फर्स्ट हाउस का। हाँ जी। फर्स्ट हाउस आपके करेक्टर, आपकी सोच को दिखाता है, आपकी बुद्धि का प्रदर्शन आप किस तरीके से इस संसार में करते हैं, उस बात को लगन से ही पता लग सकता है। और जीवन में कितना ग्रोथ करने की सोच आपके अंदर है और कितना करोगे, वो बात भी लगन से ही पता चलती है। पर अगर किसी की कुंडली में नवम भाव में पाप ग्रह बैठेगा, तो वो इस सोच को ही खराब कर देगा, यानी कि फर्स्ट हाउस के रिजल्ट को भी कमजोर कर सकता है। और यहां पर अगर शुभ ग्रह बैठेंगे भाग्य भाव में, तो शुभ ग्रह फर्स्ट हाउस को मजबूत करेंगे। और एक सूत्र है, जिस व्यक्ति का लग्नेश जितना अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का लग्नेश जितना मजबूत होगा, वो व्यक्ति जीवन में उतना ही आगे बढ़ेगा। अब प्रश्न उठता है, वो आगे बढ़ता कैसे? कि लग्नेश अच्छा होने से, कई बार स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी आप लग्नेश को बहुत महत्व देते हैं, लग्नेश के शक्तिशाली हो जाने से ऐसा क्या होता है? खासियत होती है ऐसे इंसान में कि वो व्यक्ति गलती तो करता है, पर गलती को रिपीट नहीं करता। गलतियों का तो इंसान पुतला है, हर इंसान गलती करता है। गलती करने की मनाही नहीं है, पर बार बार गलतियों को करने की बिल्कुल मनाही होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आत्म मंथन करता रहता है कि मुझ में कहां कमी है। वो अपनी कमियां अपने अंदर ढूंढता है, दूसरों के को उसका कारण नहीं बताता कि मेरी कमजोरी के पीछे तुम जिम्मेवार, वो जिम्मेवार, ये जिम्मेवार। ब्लेम गेम में नहीं पड़ता, हर चीज के लिए आत्ममंथन करता है और ये सोचता है कि मैं इसको और मच बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूं कार्य। और यही इम्प्रूवाइजेशंस की जो उसकी टेक्निक है, हमेशा अपने आप में इम्प्रूवमेंट पैदा करने की जो मानसिक सोच है, वो उसको जीवन में ऊंचा उठा के ले जाती है। तो ये जो भाग्य भाव है, ये एक प्रकार से आपके पहले भाव की बुनियाद है। तो इसको केवल ये मत सोचो कि ये भाग्य, क्योंकि अगर आप भाग्य के सहारे सारा का सारा दारोमदार टिका देंगे, तो भी बात ठीक नहीं। नहीं। लगन आपकी पर्सनैलिटी है। आपका अगर लोगों से व्यवहार ही खराब हो गया, तो भी आपका सरवाइव करना या बहुत अच्छे से मान सम्मान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तो इस कंसेप्ट को भी स्टूडेंट को समझना होगा कि नवम भाव भाग्य भाव पहले भाव की बुनियाद है, ये खराब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर पाप ग्रह बैठ गया नवम भाव में, जैसे राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ये जो दो तीन ग्रह हैं, ये भाग्य में अड़चन पैदा करने की खासियत रखते हैं, भाग्य को रोकने की खासियत रखते हैं। और भाग्येश अगर गड़बड़ स्थानों पे बैठ जाए, तो भी कमजोरियां पैदा कर देता है। ऐसे में
हमें उपायों का सहारा लेना चाहिए, जी बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से उपाय करने चाहिए। जी। कुछ भी ना समझ में आए तो भाग्य का जो कारक ग्रह है गुरु, गुरु ग्रह की मदद लेनी चाहिए। इसीलिए ध्यान मैं बार बार गुरु ग्रह के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि अगर गुरु ग्रह कमजोर हो जाए, गुरु कुंडली में नीच राशि में चला जाए, अस्त हो जाए, पाप प्रभाव में चला जाए, कमजोर भाव में चला जाए, नवमांश में कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति के साथ धन संबंधी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, संतान संबंधी समस्याएं, भाग्य संबंधी समस्याएं, प्रॉपर तरीके से लाभ ना मिलने की समस्याएं, अनावश्यक घर के खर्चे हो जाने की समस्याएं, बीमारी का पीछा ना छोड़ना जैसी समस्याएं, घर परिवार में खुशी भरा वातावरण ना होना, शादी योग्य बच्चों की शादियां समय पे ना होना, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न पैदा होना, और संतान का आपका बात को ना मानना, ये समस्याएं पैदा हो जाती। तो ऐसे में हमें गुरु ग्रह के उपाय करना चाहिए। हमने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे गुरु ग्रह के उपाय के वीडियोस डाले हुए हैं। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को देखें और उपायों को करें। नहीं समझ में आता तो आप लोग हमसे बात कीजिए। हमारी टीम आपकी मदद करेगी इस विषय पर। कोई उपाय समझने में दिक्कत आ रही है तो वो उन्हें करने चाहिए। आज मैं एक और नया कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। कुंडली में जो भी तीसरा जो भाव होता है, उसमें जो भी ग्रह बैठता है वो सीधा भाग्य भाव को देखता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में दृष्टि का कंसेप्ट है, और दृष्टि का खेल तो बहुत बड़ा खेल है कि कहते हैं ना, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो। एक तो ये दृष्टि है, और एक ये दृष्टि है कि तुमने हमें देखा है, जैसे ही तुमने हमें देखा हमारा मन प्रसन्न हो गया। ये गुस्से वाली दृष्टि और प्रसन्नता वाली दृष्टि, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस अंतर को हमें समझना होगा। एक मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये गुस्से वाली दृष्टि और प्रेम भरी दृष्टि को समझना होगा। अगर कुंडली में तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे, जैसे मंगल है, केतु है, शनि है, ये भी भाग्य पक्ष के रास्ते को रोक लेते हैं। अगर इसकी अपेक्षा शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठा है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, तो भाग्य पक्ष को बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो यहां पर मैं सभी दर्शकों से एक ही बात कहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है, चाहे वह ग्रह योगाकारी है या नहीं है, उन्हें तुरंत तीसरे भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। अगर किसी का बुध बैठा है तीसरे भाव में, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, तुरंत जो है उन्हें उसका रत्न धारण करना चाहिए। पर पाप ग्रह बैठा है तो फिर रत्न धारण करने की गलती ना करें। जैसे तीसरे भाव में राहु बैठा है और वो गोमेद अगर धारण कर लेंगे, तो गोमेद धारण करने के बाद उनके जीवन में संघर्ष और बढ़ जाएगा अपितु कम होने की। तो अगर रत्न धारण करने में कोई समस्या आती है तो किसी अच्छे विद्वान से पूछ जरूर लें, नई समस्या हो सकती है। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है अपने भाग्य को
सुधारने का, एक ये ज्योतिषीय तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भाग्य का मालिक ग्रह है, उस ग्रह के मंत्र जाप करने शुरू कर दो। उस ग्रह को देखो कि उस ग्रह को क्या क्या चीजें प्रिय हैं, उस ग्रह की क्या फिलॉसफी है, वो ग्रह क्या संदेश दे रहा है मानव जीवन, उसी को फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है। जैसे किसी का भाग्य शनि है मान लीजिए, और शनि की फिलॉसफी है हार्ड वर्क, मेहनत करो, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। मतलब ये नहीं 2 दिन मेहनत कर ली तीसरे दिन फिर छुट्टी, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना है, ये शनि ग्रह की फिलॉसफी। न्याय प्रिय रहना है, अन्याय नहीं करना है, और खुल करके अपने कर्म को करना है और कर्म में कुशलता प्राप्त करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आपको शनि ग्रहों के मंत्रों का जाप तो करना ही करना है। आपने उनके जीवन की जो फिलॉसफी है उसको भी साथ में फॉलो करना। अक्सर लोग मंगल के समय में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य का मालिक मंगल ग्रह हो जाता है, जैसे सिंह लगन है, सिंह लगन में मंगल भाग्येश हो जाता है। मंगल जिनका होता है उन्हें मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। उन्हें हनुमान जी की पाठ पूजा तो करनी ही चाहिए, मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप तो करना ही चाहिए, पर साथ में लोगों की मदद भी करनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको मजदूर मानसिकता से थोड़ा सा बचना चाहिए। मजदूर मानसिकता क्या होती है, जैसे हम देखते हैं नौकरी, अगर मान लीजिए वो नौकरी कर रहे हैं, जी। जो घड़ी से बंधा हुआ जो एम्प्लॉइज होता है, हम्म। वो मानसिकता, जो एक मानसिकता होती है कि मैं इतने बजे आऊंगा और उसके 5 मिनट बाद भी मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूं कि मैं ऑफिस टाइम में ही सब कुछ करूंगा, जो जो पर्सनल काम भी करना वो भी ऑफिस टाइम में कर। उन्हें इस सोच के साथ कभी भी भूल के काम नहीं करना चाहिए, उन्हें ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। 100% देना चाहिए। यस, क्योंकि मंगल कहता है कि मैं तुम्हें आदत डेवलप करवा रहा हूं। मंगल प्रैक्टिस का कारक है। ओके। हमारी की जो तुम आदत जीवन में डेवलप करोगे ना, जो जिस चीज का तुम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वही आदत डेवलप हो जाएगी, हाँ और जी। वही आदत आपके भाग्य को सुधारती है या बिगाड़ती है, लोगों को नहीं पता। वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है करते हैं, और कि भाई हम तो जो है, इसीलिए लाल किताब है ना, एक बड़ी प्यारा सूत्र है मैक्सिमम ग्रहों के साथ, कि हम्म। कभी भी फ्री का कुछ ना। आप लाल किताब पढ़ेंगे, किताब बहुत अच्छी है, लाल किताब की फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो परिवार को जोड़ती है, वो समाज को जोड़ती है, वो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है। बहुत ही गजब की उसकी फिलॉसफी है। इसी प्रकार से वो हमें जीवन के हर पहलू के साथ जोड़ती हुई चली जाती है। तो हमारी आदतें, हमारा लेन देन हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। फ्री का ना लेने का मतलब क्या है? फ्री का लेने का मतलब ये कि कर्म में भी हम फ्री का नहीं लेंगे। नहीं लेते। अगर काम हमने करेंगे कहा तो पैसा लेंगे। कि आप मुझे 100 रुपया दे दो, मैं आपका ये काम इतनी देर में करके दूंगा, अगर आपने 100 रुपये ले लिए हैं या 100 रुपये लेने का प्रॉमिस कर दिया है, तो लाल किताब कहती है 110 करके लौटा दो, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा तुम्हारे जीवन। तो जिसे भी अपने भाग्य को सुधारना है, उसे किसी भी रूप में फ्री का कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। चाहे सरकार फ्री में दे रही है, कोई सरकारी योजनाएं हैं, कुछ भी है, जब तक उसका सामर्थ्य है उसे एक प्रयास करना चाहिए, स्व अर्जित यानी कि स्वयं से अर्जित धन का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में कर्जा नहीं करना है। कर्जा का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी से ले करके वापस नहीं चुकाते हैं तो कर्जा चढ़ता चला,
लाल किताब में तो ऋण का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वैदिक ज्योतिष में भी ऋण का कंसेप्ट है कि अगर आपने पहले से इतना ज्यादा ऋण ले रखा है, इतना बड़ा कर्जा ले रखा है और उसको अभी तक चुकाया नहीं है, तो आपका भाग्य कैसे काम करे। कुछ कुंडलियां पूर्व जन्म के ऋणों से, बंधनों से बंधी हुई होती हैं, उन कुंडलियों में भी भाग्य ढंग से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमें अनुभव में आया है कि जिन कुंडलियों में ये ऋण बंधन होता है, वो उपाय भी बेचारे करते हैं, भाग्य संबंधी उपाय भी करते हैं, उनको उन उपायों में भी सफलता नहीं प्राप्त होती, तो उन्हें लंबे समय तक बार बार निरंतर उन्हें उपाय भी करने चाहिए। पर साथ में ये कहूंगा, जब तक वो अपनी कर्म में कुशलता पैदा नहीं करेंगे, अपने व्यवहार के अंदर संयम नहीं लेकर के आएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। क्रोध, बदला लेने की प्रवृत्ति यानी कि गुस्सा, जैसे को तैसा, रिवेंजफुल हो जाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को दबाना, किसी को डेंट मारना, किसी को चोट मारना, किसी के प्रति शत्रुता रख देना, ये सारी वो भावनाएं हैं जो अंदर ही अंदर हमारे भाग्य पक्ष को कमजोर कर देती है। मतलब ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों से भी भाग्य रुक जाता है। जितनी उम्दा सोच रखेंगे, जितनी बड़ी सोच रखेंगे, और हर कर्म में ये देखेंगे कि मेरा द्वारा किया गया ये कर्म किसके काम आए, किसी का ना किसी को फायदा होना चाहिए। जो कर्म आप ऐसा कीजिए जिससे बहुत लोगों का लाभ, अपने फायदे के अलावा अन्यों का भी फायदा देखना सच। चाहिए। आप चाहे व्यापार करते हैं तो भी ये मानसिकता होनी चाहिए, आप अगर रोजगार के लिए कोई नौकरी करते हैं तो भी ये मानसिकता होनी चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे कंपनी को भी लाभ होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा कंपनी को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे भी प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला। अक्सर कई बार, ये शनि ग्रह की फिलॉसफी को मैं समझा रहा हूं, शनि क्या है कि नौकरी के सबसे बड़े कारक ग्रह, और शनि के प्रभाव में आकर के ही लोग जॉब करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और अगर वहां पर वो इस तरीके से सोचे, उम्दा हो करके कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरी प्रोग्रेस तो हुई हो, कंपनी की प्रोग्रेस हो, या अगर वो सरकार के अंदर जॉब करते हैं तो मेरे द्वारा सरकार को लाभ पहुंचे, आम जनता को लाभ पहुंचे, तो दीपिका ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्दी राइज कर जाते हैं, उनके पास प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होती हैं और उनको आगे से आगे बढ़ोतरी मिलती चली जाती है। और अगर वो दूसरी मानसिकता के साथ कर्म करेंगे तो शनि भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं उन लोगों से, और उन लोगों को पहली बात तो प्रमोशन नहीं मिलती है, दूसरी बात नौकरी में टिकना उनका संभव हो जाता है, उन्हें बार बार नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, हम्म। उनके कैरियर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आप कर्म करते हो और श्रेष्ठ कर्म करते हो, और ऐसे में कुछ धार्मिक उपाय भी करते हो, अच्छी मानसिकता के साथ करते हो, स्पिरिचुअलिटी, भगवान का सहारा लेते हो, भगवान का आशीर्वाद लेते हो, गुरु का आशीर्वाद लेते हो, अपने इष्ट देवी देवता का साथ लेते हो, आप अपने कुल देवता को नमन करते हो, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य चाहे सोया हुआ ही क्यों ना हो, वो भी एक ना एक दिन जाग जाता है। और जब भाग्य जागेगा तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको एक समय ऐसा आएगा, जीवन में बड़ा ही स्मूथनेस महसूस होगी, हर कार्य अपने आप ऑटोमेटिक होता दिखाई देगा, और यू विल एंजॉय द लाइफ। जी बिल्कुल। अदरवाइज भाग्य पक्ष में जब कमजोरियां आती हैं तो इंसान का पर डे, नित्य का जीवन जो होता है वो बड़े कड़वे अनुभवों से गुजरता है, क्योंकि उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, बेईमानी और कई तरह के मानसिक यातनाएं,
शारीरिक कष्ट, आत्मिक कष्ट जुड़े हुए रहते हैं। और जैसे ही भाग्य पक्ष आपका प्रबल होता है तो वो उसके जीवन में खुशियां, हैप्पीनेस आती है, लग्जरी को एंजॉय करता है, घूमता है, फिरता है, दुनिया को देखता है और इस संसार में आने के सुख भोगता है। साथ में भाग्य पक्ष की एक और खासियत है, क्योंकि लग्जरी तो हमें चौथे भाव से मिल जाती है, पर भाग्य पक्ष जब हमें ये स्मूथनेस देता है, लग्जरी देता है, तो भगवान को इंसान कभी नहीं भूलता। यानी कि वो हर चीज को एंजॉय तो करता है, पर साथ में भगवान को नमन करना नहीं भूलता। भाग्य पक्ष की जब दशा आती है तो अक्सर हमने देखा है लोग बड़ दूर दूर की यात्राएं करते हैं। खास करके ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं होती हैं और दान पुण्य बहुत करते हैं। जो भाग्य भाव है उसी का संबंध दान से भी है कि आप जीवन में कितना परोपकार करोगे, कितना दान करोगे, लोगों को, लोगों के लिए क्या करोगे। भाग्य भाव मजबूत होता है तो लोग संस्थाएं बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके लोगों को दान करते हैं, लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जब ही हो पाता है जब हमारा नवम भाव हमारे को हेल्प करता है। तो ये आज मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी हम्म। कुछ उपाय मैं अक्सर कहूंगा कि जिन लोगों को नहीं समझ में आया, डाउट है, तो एक उपाय आंख बंद करके कर सकते हैं। उन्हें जीवन में किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए, प्रेरणा स्रोत के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। कोई ना कोई जीवन में मेंटोर, टीचर, गाइड, कोच के साथ जरूर जुड़ जाना चाहिए। उन्हें छोटे से छोटे स्तर पर जुड़ जाना चाहिए। अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो किसी स्पिरिचुअल गुरु, सामर्थ्यवान गुरु का सहारा लेना चाहिए, विद्वान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो किसी पहुंचे हुए सदगुरु से ध्यान को सीखें, मेडिटेशन करना सीखें। और अगर आपको गुरु दीक्षा मिल जाए, अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा के द्वारा गुरु मंत्र मिल जाए, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत बढ़िया रहता है। ब्रह्म गायत्री का जाप करना चाहिए, बहुत उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। वैसे तो अगर गुरु दीक्षा लेंगे तो गुरु दीक्षा की परंपरा हर गुरु की अलग अलग होती है। वो अपनी परंपरा के अनुसार गुरु उन्हें का मार्गदर्शन करते हैं कि उन्हें मंत्र जाप कितनी संख्या में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने समय पे करना चाहिए। फिर मेरी बात मत सुनना, फिर जैसे आपके गुरु कहें, जैसे क्रिया आपके गुरु समझाएं, उसी के अनुसार, यानी कि अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार ही फॉलो करें। चाहे आप किसी भी पंथ संप्रदाय में दीक्षित हों, चाहे शैव मत में दीक्षित हों, चाहे वैष्णव मत में दीक्षित हों, चाहे भक्ति मार्ग में दीक्षित हों, आपको जैसी दीक्षा मिले, जैसा गुरु आपको मार्गदर्शन आपका दे, करे, वैसा करना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि जी हमारे अभी तक गुरु नहीं है, तो हम क्या करें। तो गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। फिर भी कोई कहता है नहीं जी मुझे तो देवी देवता की आराधना भी करनी है, तो भगवान सदाशिव को अपना गुरु बनाएं। अगर आपकी आस्था हनुमान जी में तो हनुमान जी को अपना गुरु बनाएं, उनके मंत्रों का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका भाग्य में निखार पैदा होता चला जाएगा और उनके जीवन में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। बस करना कंसिस्टेंसी से है, क्योंकि गुरु परीक्षा भी लेते हैं। जैसे स्कूलों में परीक्षा होती है ना, एक साल में 3 परीक्षाएं होती हैं,
तो ऐसे गुरु भी परीक्षा लेते हैं। यानी कि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो कई बार आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं या रिजल्ट आते ही नहीं है। कई बार तो विपरीत परिस्थितियां बढ़ जाती हैं जिससे साधक डर के भाग जाता है, छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, गुरु का मार्ग है, चिंता मत कीजिए। रुकावटें बाधाएं शुरू में तो आएंगी आएंगी, क्योंकि गुरु भी देखते हैं कि मेरा शिष्य इस पथ पे चलने लायक है कि नहीं है, और ये जीवन में उठना तो चाहता है, बड़ा पद तो चाहता है, बड़ी प्रतिष्ठा तो चाहता है, पर मैं इसको इस लायक बना तो दूं, क्या ये उस पद को संभालने लायक है। तो जितना बड़ा पद, जितनी बड़ी आपकी सोच, उतने ही बड़े लेवल पे फिर परीक्षाएं चलती हैं। और अगर आप उन परीक्षाओं को पार करते हुए चले जाते हो तो निश्चित रूप से गुरु महाराज आपको बहुत सहायता देते हैं, और आपको फिर ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरा भाग्य कैसा है। आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला हमारे भाग्य के बारे में, हमारे 9th हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस, और मेनली कर्म और दान, ये सब जो है वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे एस्ट्रोलॉजिकल नोट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर सबसे पहले आपको सारे कोर्सेज की और आने वाले नए कोर्सेज की जानकारी मिलने वाली है। तो बिल्कुल देर ना करें, जाकर उसे ज्वाइन करें। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी, हमारे ऐप का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एस्ट्रो पाठशाला ऐप को ज्वाइन करें। वहां पर आपको कुछ कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और 30 to 35 कोर्सेज जो हैं वो हमारे गुरु जी के और अन्य हमारे जो टीचर्स हैं उनके कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। जाएं और एक्सप्लोर करें, और ज्योतिष जरूर सीखें। धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।